जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा है K4 का लेक्चर नंबर 2। जी कल हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था अबाउट पेपर में किस तरह की चीज़ें टेस्ट की जाती है, ठीक है, किस तरह की चीज़ें टेस्ट की जाती है। प्रीवियस जो है हमने कुछ चीज़ें देखी कि एग्जामिनर कमेंट्स में क्या कहता है, जो बच्चे फेल होते हैं क्यों फेल होते हैं, मेजर रीजंस बताइए उसने। सिलेबस हमने डिस्कस किया, कोर्स देखा हमने कि कौन से एरिया से एग्जामिनर कितने मार्क्स का एरिया टेस्ट करेगा आपके पेपर में, जो उसके पास पेपर के बेस पे मैंने आपको बता दिया, पास पेपर्स एनालिसिस के बेस पे कि इस एरिया से, जो जैसे रीसेंट अटेम्प्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो कल हमने स्टार्ट करना था अपना चैप्टर नंबर 2 से, जो हमारा एरिया था एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जो मैंने आपको बोला चैप्टर 2 से चैप्टर नंबर 8 तक होगा मेरे नोट्स में, और आईकेएफ की बुक में चैप्टर 2 से आई थिंक चैप्टर नंबर 9 तक, मेरे नोट्स में चैप्टर 2 से चैप्टर 10 तक होगा आईकेएफ की बुक में, ठीक है। आप आईकेएफ की बुक अगर साथ में रीडिंग करना चाहते हैं सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए तो कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे नोट्स में आईकेएफ की बुक से ज़्यादा है, कम नहीं है, ठीक है। इररिलेवेंट चीज़ें मैंने निकाल दी है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, और सीक्वेंस वगैरह। जी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमने स्टार्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले डिफाइन करता है किसको? कॉन्ट्रैक्ट को, कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन है कि एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिफाइन करता है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक हो गया। कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिफाइन करता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। अच्छा, वो कुछ बच्चे जो है ना आईकेएफ की बुक या किसी और सर की बुक पढ़ के आए हैं, तो उसमें जो है ना ये चीजें आईकेएफ की बुक में भी ये चीजें नहीं गिवन, ठीक है। लेकिन इसके बगैर हमें लॉ समझ में नहीं आना। आईकेएफ की बुक ने डायरेक्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से स्टार्ट किया है, उधर से समझ नहीं आना। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम फिर उस पे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके, मैंने आपको कल भी बताया था, ये सिर्फ नोट करे समझे, ये कॉन्सेप्ट से पेवरली, इसमें पेपर नहीं पूछेगा, ये क्या है? कॉन्सेप्ट से। आप रजिस्टर पे नोट करें और समझे, ठीक है। इसको समझना है आपने। तो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। अब इस डिफिनीशन के 2 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है? 2। एक पार्ट में एग्रीमेंट आता है और सेकंड पार्ट में एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो हमें एग्रीमेंट का भी पता नहीं, पहला पार्ट हम एलिबोरेट कर लेते हैं। तो एग्रीमेंट लॉ किसे कहता है? डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्रीमेंट को कि एवरी प्रॉमिस, एग्रीमेंट को कैसे डिफाइन करता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस। समझ में आ रही बात? प्रॉमिस को कैसे डिफाइन करता है? एग्रीमेंट को एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। आप जानते हो कि नहीं? वही प्रॉमिस जो हम कहते हैं कि मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं, मैं आपके साथ वादा करता हूं, वही मतलब है। लेकिन मतलब वही है, लेकिन लॉ में प्रॉमिस का मतलब क्या है? लॉ में प्रॉमिस कैसे डिफाइन किया जा रहा है? अब हमें प्रॉमिस का भी पता नहीं जी। लॉ में प्रॉमिस कहते हैं कि प्रॉमिस का मतलब होगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस का मतलब क्या होगा? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। मेरे पास ये मार्कर है, मैं एहसन को कहता हूं एहसन ये मार्कर मैं आपको 100 रुपए का सेल करना चाहता हूं। ये क्या है? आप मतलब आप ऑफर भी जानते हैं। क्या जानते हो? ऑफर। ऑफर लॉ में किसे कहते हैं? इसके ऊपर हमारा पूरा टॉपिक है, बल्कि पूरा चैप्टर है। समझ में आ रही बात? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के ऊपर लॉ ऑफर और एक्सेप्टेंस को कैसे डिफाइन करता है, इसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता है। अभी मैंने आपके सामने कहा कि ये मार्कर है मेरे पास,
मैं कहता हूं एसन को कि एसन ये मार्कर मैं आपको सेल करना चाहता हूं, आप लोगों ने कहा कि ये मैंने एसन को क्या दिया, ऑफर दिया। क्या दिया, ऑफर। अब एसन के पास कितने ऑप्शन है, दो। क्या क्या, या तो नहीं, एक्सेप्ट का वर्ड यूज ना करें, या तो कहें कि हाँ अब्दुर्रहमान ये मार्कर मैं आपसे परचेज करना चाहता हूं, ये 100 रुपए ले ले, या फिर मना कर दे। अगर एग्री हो जाए कि हाँ ये मार्कर 100 रुपए, ये 100 रुपए ले ले, मार्कर दे दे, तो ये एहसन ने क्या किया, एक्सेप्टेंस। तो क्या बन गया एहसन और मेरे दरमियान जी। अब्दुर्रहमान की तरफ से क्या था भाई, क्या था, ऑफर। एहसन की तरफ से क्या था, हाँ भाई क्या आया एहसन की तरफ से, एक्सेप्टेंस। जब एक पार्टी की तरफ से ऑफर हो और दूसरी पार्टी की तरफ से एक्सेप्टेंस हो तो क्या बन जाता है, नहीं करना ना, गलत काम नहीं करना, क्या बन जाता है, प्रॉमिस। इस प्रॉमिस को आज के बाद हम क्या कहेंगे, एग्रीमेंट। हाँ, और इस एग्रीमेंट के साथ क्या ऐड होगा, इन्फोर्सेबल बाई लॉ, तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां तक बात समझ आ गई, एग्रीमेंट तक बात समझ आ गई। एग्रीमेंट बन गया, अब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। एग्रीमेंट कैसे बनता है, एग्रीमेंट कैसे कहता है, ये बात समझ आ गई। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको आसान अल्फाज में और शॉर्ट कर दूं तो एग्रीमेंट का मतलब क्या है, एग्रीमेंट इज द टोटल सम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। लिख ले, एग्रीमेंट इज द टोटल सम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट क्या चीज है, टोटल सम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। समझ में आ रही बात, हाँ। एग्रीमेंट इज द टोटल सम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ओके, अब सेकंड क्या है, बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में क्या है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बी पार्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, जब क्या ऐड होगा, या इसको हम कहते हैं इन्फोर्सेबिलिटी। ठीक है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है, मैं एहसन को कहता हूं खड़े हो जाओ, ये कहते हैं मैंने नहीं खड़ा होना, मैं हाथ से पकड़ के खड़ा करूं, इसको इन्फोर्सेबल कहते हैं ना। हाँ, जोर जबरदस्ती, कान खींच के, समझ में आ रही बात। इन्फोर्सेबल जानते हो ना, जोर जबरदस्ती। अगर आप नहीं करोगे खुद से तो फिर मैं जबरदस्ती करवाऊंगा, ऐसे होता है ना अक्सर। हम कहते हैं ना, आप मेरे पैसे दे, पैसे ना दो तो मैं आपसे जबरदस्ती ले लूं, होता है कि नहीं होता। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इन्फोर्सेबल बाय अब्दुर्रहमान, नहीं, क्या लिखा हुआ है, लॉ लिखा हुआ है। तो लॉ कहां पे लिखा हुआ है, ये लॉ लिखा हुआ है, ये सारा लॉ है जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है। क्या ये इन्फोर्स करेगा, हाँ कैसे, लॉ की इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है, पाकिस्तान। लॉ तो का बुक्स में लिखी हुई है, उसको इंप्लीमेंट कौन करता है पाकिस्तान में, कोर्ट्स। कौन, कोर्ट्स। तो लॉ का मतलब यहां क्या है, जो क्या है पाकिस्तान में, क्या इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। अगर कोई लॉ की वायलेशन करता है तो कौन केस कहां पे चलता है, कोर्ट्स में। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके अगेंस्ट केस कहां होता है, कोर्ट्स में। ठीक है, ये सिविल लॉ है, इसमें एफआईआर बहुत कम होते हैं। क्या कम होते हैं, एफआईआर। क्रिमिनल लॉ में एफआईआर थाने में हम जाते हैं, उसके बाद फिर कोर्ट्स में जाते हैं। यहां पे डायरेक्ट हम वकील को पकड़ के सीधा सीधा अदालतों में जाते हैं, यहां थाना इन्वॉल्व नहीं होता। ये कौन सा लॉ है, सिविल। क्रिमिनल लॉ में थाने और ये चीजें, इसमें सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला काम चलता है। ठीक है, अब लॉ कहता है जनाब, अगर आपने ऐसा एग्रीमेंट बनाया, क्या बनाया, ऐसा एग्रीमेंट जो कि क्या हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है, टू अटेंड
लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, टू अटेंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। टू अटेंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है? कह रहे ऐसा एग्रीमेंट बनाया जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, और वो एग्रीमेंट, वो प्रॉमिस, वो वादा पूरा नहीं किया, तो आपको क्या अटेंड करने पड़ेंगे भाई? क्या अटेंड करने पड़ेंगे? लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तो हम बिजनेस लॉ में दो तरह के रिलेशनशिप्स में एंटर होते हैं। कितने टाइप के? दो तरह के। जब हम किसी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो कितने तरह के रिलेशनशिप्स में एंटर होते हैं? दो तरह। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, एहसन को बोला था, ये जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे वो नहीं बोलेंगे, ठीक है? जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ा है, जो नए हैं वो बताएंगे। जो मैंने एहसन को कहा कि ये मार्कर मैं आपको 100 रुपए का सेल करना चाहता हूं, और एहसन ने मेरी ऑफर क्या कर ली? एक्सेप्ट कर ली। तो क्या बन गया? प्रॉमिस। प्रॉमिस को हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। क्या मैं या एहसन, हम दोनों में से अपना वादा कोई पूरा ना करे? वादा किया ना, हाँ, प्रॉमिस बन गया। अब एहसन 100 रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने मार्कर अब सेल नहीं करना, मेरा इरादा चेंज हो गया। क्या एहसन मुझे इन्फोर्स कर सकता है थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ? नहीं बच्चे, जी कर सकता है ज़ैद। कॉमन सेंस, आप या आपने पढ़ा नहीं है, आप बेशक गलत बोले, कोई मसला नहीं, कर सकता है। नहीं साथ, नहीं शाहज़ैब, कर सकता है। और कौन है नया? जी बच्चे, कर सकता है। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आपका नाम क्या है? मोमिन। जी मोमिन बच्चे, क्यों नहीं कर सकता? रिटन नहीं है, इन राइटिंग नहीं है। और ज़ैद, आपका ज़ेन क्या कहता है, क्यों नहीं कर सकता? यही रिटन साथ, हाँ नहीं, साथ से पूछ रहा हूँ। साथ, आपका दिल क्या कह रहा है कि क्यों नहीं कर सकते? प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है। जी बच्चे आप? ओरल है, ऑफर भी ओरल है और एक्सेप्टेंस भी ओरल है, तो ओरल पे कोर्ट नहीं जा सकते हम। जी आप नहीं कर सकते। और किसका पहला दिन है आप में से? जी नहीं कर सकते। बच्चे कह रहे हैं नहीं कर सकते। याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहीं भी लॉ में ये नहीं लिखा हुआ कि ये इन राइटिंग होना चाहिए। साथ, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड पार्टी आपके साथ होगा, आपने एविडेंस रखना। हम क्या बना रहे हैं? एग्रीमेंट बना रहे। एग्रीमेंट बनाने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इन राइटिंग होना या उसका एविडेंस होना जरूरी नहीं है। ये चीजें कब काम आती है? जब हम कोर्ट में जाके केस चलाएंगे, उधर आपकी ये चीजें काम आएंगी। वो हमारा कोर्स नहीं है, वो तो वकील जाने और उनका काम जाने। वो जिस तरह से साबित करे, ये तो उसके, आप फीस किस चीज के दे रहे हो? अगर आपके पास एविडेंस है, आप खुद साबित कर सकते हो, तो वकील को फीस देने की क्या जरूरत? समझ में आ रही बात? हाँ भाई ठीक है। तो हर वो एग्रीमेंट जिसके ब्रीच पे हम कोर्ट में जा सकते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? नहीं नहीं, ये क्या है भाई? ख्याल करना, ये आपको अल्टीमेटम दे रहा है, इंटीमेशन दे रहा है कि किसी के साथ एग्रीमेंट में इंटर हो रहे हो तो देखो कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अगर है तो फिर आप इसका ब्रीच, आप अपने वादे से पीछे अगर हटोगे, दूसरी पार्टी आपके अगेंस्ट कहां पे चली जाएगी? कोर्ट में चली जाएगी। समझ में आ रही बात? तो एहसन और मेरे दरमियान था एग्रीमेंट। क्या मैंने इनकार किया कि मैंने मार्कर नहीं देना, एहसन मेरे अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है? हाँ जा सकता है। क्या जा सकता है? तो ये क्या था? तो ये मेरे और एहसन के दरमियान ये जो एग्रीमेंट था, ये क्या था? कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि अगर मैं या एहसन वादा पूरा ना करे तो हम क्या अटेंड करेंगे? लीगल कॉन्सिक्वेंस। अब क्वेश्चन रेज हो जाता है, सर हमें कैसे पता चले
कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है या फिर नहीं है। मैं आपको एक हिंट बता देता हूं। जब भी आप ट्रांजैक्शंस आप करें ना, क्या करें, या फिर ट्रांजैक्शंस को मैं यहां थोड़ा सा एलिबोरेट कर लेता हूं। जब हम किसी के साथ क्या करें, हाँ, एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? या फिर इसको एक और नाम ले ले, हाँ, रिलेशनशिप्स। जब हम ट्रांजैक्शन की रिलेशनशिप बात कर रहे हैं, रिश्तेदारी वाली नहीं, समझ में आ रही बात? हम जब रिलेशनशिप में एंटर होते हैं ना किसी के साथ, ट्रांजैक्शन के थ्रू, डीलिंग के थ्रू, तो हम दो तरह के, एक हम करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, कौन सा ट्रांजैक्शन, और एक हम करते हैं कौन से ट्रांजैक्शन, सोशल। जैसे सोशल, अभी एहसन जो है ना, आज मुझे कहे सर मैं बड़ा खुश हूं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मेरे पीआरसी के 5 पेपर पास हो गए, साथ है ना आपके भी पास हुए। सर आज लंच आप मेरे साथ करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मेरी 11 से 12 क्लास है, 12 से 1 है, बस मैं फिर फ्री हूँ। जोहर पढ़ के तो आराम से टेक लगा के इधर बिस्मिल्लाह पे मुझे लंच करा देना। वो मैंने जोर पड़ी एहसन को कॉल्स कर रहा हूँ, नंबर ही बंद। क्या मैं एहसन के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता हूँ? वजह, ये कौन सा ट्रांजैक्शन था? सोशल। लेकिन पहले वाला मार्कर वाला बिजनेस, 1 रुपए का क्यों इन्वॉल्व ना हो, लॉ कहता है जिस ट्रांजैक्शन में बिजनेस इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा भाई, कौन सा होगा? इसको हम कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? बिजनेस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? लीगल रिलेशनशिप। और लीगल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और जब लीगल रिलेशनशिप्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो क्या बन जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके हो गया। और सोशल रिलेशनशिप, जैसे दोस्त आपस में अक्सर वादे करते हैं एक दूसरे के साथ, मियाँ बीवी करते हैं, भाई बहन करते हैं, भाई आपस में करते हैं, मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा, हाँ, मैं आज आपको थिएटर में फिल्म शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा, इस तरह के खाना खिलाने, इस तरह के ये जो ट्रांजैक्शंस है ना, ये कौन से हैं? सोशल। लॉ कहता है ये क्या है? दीज आर ओनली, क्या है? दीज आर ओनली एग्रीमेंट्स बट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो ये कभी कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते, ये हमेशा क्या रहते हैं? एग्रीमेंट्स। एक स्टेटमेंट लेके आप कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स में नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट्स। और ब्रैकेट में लिख ले फॉर एग्जांपल सोशल एग्रीमेंट्स, फॉर एग्जांपल सोशल एग्रीमेंट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स में नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल सोशल। यहां देखे ना, स्टेप 1 क्या है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? नहीं, स्टेप 1 क्या है? ऑफर टू क्या बन जाता है दोनों को मिला के? प्रॉमिस को क्या कहते हैं? एग्रीमेंट में क्या ऐड होगा? तो यहां तक आ जाता है। अगर ये ना हो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो, हाँ, बट इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो, बिजनेस इन्वॉल्व ना हो, तो वो एग्रीमेंट तो कहलाते हैं, एग्रीमेंट तो बन जाते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट्स में कब कन्वर्ट होंगे? जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। ओके भाई, क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन? देखें, नोट करें, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। हाँ, नहीं है? आगे पढ़े। अगला हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्रीमेंट। अगला क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्रीमेंट।
एग्रीमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्रीमेंट। एक है प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स, और दूसरा है कॉन्सेंट या फिर कॉन्सेंसस एड आइडम। ठीक है जी। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्लूरलिटी। प्लूरलिटी का मतलब क्या है? लॉ कहता है जनाब एग्रीमेंट बनाने के लिए मिनिमम कितने लोग रिक्वायर्ड है? हाँ, कोई बंदा खुद के साथ एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकता। एग्रीमेंट बनाने के लिए सेकंड पार्टी का, दूसरे बंदे का होना जरूरी है। अब्दुर्रहमान खुद के साथ एग्रीमेंट में एंटर नहीं, मैक्सिमम की कोई बात नहीं की, मैक्सिमम एक टाइम पे अब्दुर्रहमान हजारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ भी एग्रीमेंट में एंटर हो सकता। मैक्सिमम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है कि 2 से कम नहीं हो सकते। मतलब कोई बंदा खुद के साथ एग्रीमेंट में एंटर, एग्रीमेंट बनाने के लिए सेकंड पार्टी का होना जरूरी है। और कॉन्सेंस या कॉन्सेंसस एड आइडम किसे कहते हैं? एक बार आई के अपने टेस्ट किया है 2 मार्क से, और कॉन्सेंट के नाम से नहीं टेस्ट किया था, किससे टेस्ट किया था? कॉन्सेंसस एड आइडम। ये लैटिन वर्ड है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, इसका क्या मतलब है? व्हेन बोथ द पार्टीज to an agreement agrees about the subject matter in the same sense and at the same time। ठीक है, यह है कॉन्सेंसस एड आइडम की डिफिनीशन। व्हेन बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट एग्रीज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर इन द सेम सेंस एंड एट द सेम टाइम। जी इधर सुनिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर ये डिफिनीशन पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं एसन को कहता हूं, एसन में आपको एक मार्कर 100 रुपए का सेल करना चाहता हूं। कितने मार्कर? एक। और सेल भी कितना करना चाहता हूं? एक मार्कर कितने का? 100 रुपए का। जी मेरे माइंड में कौन सा मार्कर है? ब्लू के ब्लैक? मैंने कोई भी का वर्ड यूज किया है? हाँ, मैंने कहा एक मार्कर। खुद से शायर नहीं बनना ना। मैंने कोई भी का वर्ड यूज किया? हाँ आप, हाँ मेरा माइंड रीड कर लिया ना। कौन सा मार्कर? उसके ज़हन में एसन को ऑफर कर रहा हूं ना, एसन के ज़हन में कौन सा है? ब्लू। मेरे ज़हन में ब्लैक है। समझ में आ रही बात? ये अक्सर ऐसे, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। कितनी गाड़ियां हैं? 2। एक होंडा है, एक सुजुकी। एसन मेरा दोस्त है, एसन ने मेरे पास होंडा गाड़ी देखी थी, सुजुकी जब मैंने परचेज की तो एसन को सुजुकी का पता नहीं था। एसन को मैंने कहा यार एसन में अपने वो गाड़ी सेल करना चाहता हूँ 20 लाख रुपए की। एसन के माइंड में कौन सी गाड़ी आएगी? होंडा, क्योंकि उसको पता किस गाड़ी का है। मेरे ज़हन में कौन सा है? सुजुकी। अब ये पढ़े, क्या हमारे दरमियान कॉन्सेंट है? When both the parties to an agreement agrees about the subject matter in the same, भाई क्या है? in the same sense। नाम क्या है इसका? कॉन्सेंट के साथ साथ क्या कहते हैं? आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। मतलब ये है कि जो आप सेल करना चाहते हो, दूसरी पार्टी वही चीज परचेज करना चाहती, या उल्टा कर ले, जो दूसरी पार्टी सेल करना चाहती हो आपको, जो आप परचेज करना चाहते हो, आप सेल करो या परचेज, दोनों का माइंड सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड सेम होना चाहिए। मेरे जहन में है कि मैं एसन को ब्लैक मार्कर सेल करूंगा, एसन के जहन में कौन सा है कि मैं अब्दुर्रहमान से ब्लू मार्कर परचेज करूंगा। क्या आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स है? लोग कहते हैं नहीं,
एग्रीमेंट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात, किसके लिए बात कर रहे हैं? एग्रीमेंट। एग्री का मतलब क्या? एग्रीमेंट कहां से निकला है भाई? कहां से निकला है? एग्री किसे कहते हैं? रजामंदी। दोनों पार्टीज की रजामंदी एक पॉइंट पे होना चाहिए, तब एग्रीमेंट बनेगा। अगर मेरे ज़हन में कुछ और चल रहा हो और एहसन के ज़हन में कुछ और चल रहा हो, लॉ कहता है देयर विल बी नो एग्रीमेंट एट ऑल। कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है ना, एग्रीमेंट भी नहीं। तो एग्रीमेंट के लिए कितनी चीजें रिक्वायर्ड है? 2, प्लूरलिटी ऑफ पर्संस प्लस आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स या कॉन्सेंट या कॉन्सेंसस एट। ओके हो गया? मतलब क्या है इसका? both the parties agrees about the subject matter in the same sense। सेम टाइम क्या है? जिस टाइम पे मैं सेल करना चाहता हूं उसी टाइम पे वो। समझ में आ रही बात? यानी मैं कहता हूं मुझे आज, ऐसा कहता है अच्छा आज इसने ऑफर की, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, पेमेंट मैं कर दूंगा 10 दिन बाद। मैंने खुद से नहीं, लॉ कहता है नहीं, मुझे आज पैसों की जरूरत है। वो कितने दिन बाद पैसे जहन में रखा हुआ है? कहते हैं फिर भी आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स नहीं है, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ओके हो गए भाई? क्लियर है जी? और इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बेसिक्स इंशाल्लाह कल खत्म हो जाएंगे, फिर हम अपना टॉपिक प्रॉपर शुरू करेंगे। ठीक है जी? अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? 2 तो आपने पढ़े, कौन कौन से? वो डिफिनीशन में है A+B, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी, ये 2 पढ़े ना? ठीक है। अब नंबर फर्स्ट क्या है? एग्रीमेंट हमने किसको पढ़ा? कहता है फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है? ऑफर एंड। वहां से देखे स्टेप 1 क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहां से बात शुरू होगी भाई? पहले ऑफर होगी, फिर समझ में आ रही बात? और सेकंड क्या था? बी भाई क्या? इनफोर्सिबिलिटी। हाँ ये 2 पढ़े ना? अब इसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, 10 है टोटल, लेकिन ये जो थर्ड से है ना, ये इनफोर्सिबिलिटी के सब फैक्टर्स है। मैंने कहा इनफोर्सिबिलिटी में क्या इन्वॉल्व है होना चाहिए? इनफोर्सिबिलिटी के लिए क्या जरूरी है? कौन सा एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ होगा? जिसमें बिजनेस इन्वॉल्व हो। क्या इन्वॉल्व हो? बिजनेस। तो लॉ कहते हैं जनाब कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? पूरा टॉपिक है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न। पूरा टॉपिक है, 2-3 लेक्चर्स है हमारे इसके ऊपर, ऐसे नहीं सिर्फ आप इतना समझ ले, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या है? कुछ लेके कुछ देना। ये मार्कर है मेरे पास, जैद पकड़ लो, ये मैंने जैद को दे दिया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या इस पे मुझे लॉ सजा दे सकता है? लॉ कहता है जनाब ये मार्कर आपका है, अब्दुर्रहमान आप इसको आग लगाओ, किसी को फ्री में दे दो, पानी में फेंक दो, तोड़ दो, मेरा इससे गरज नहीं। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना है और जैद को आपने ये मार्कर देना है, तो आप मार्कर दे रहे हैं, आपको वापसी पे क्या मिल रहा है? कब मिला? नहीं मिला ना। कहते अगर आपको कुछ मिला नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। मैं जैद को कहता हूं जैद ये मार्कर ले लो, नाराज तो नहीं होंगे ना? मैं एग्जांपल्स कहते कुछ करने में सिर्फ ये नहीं है कि पैसे, तो ये कंसिडरेशन हो। पैसे दे दे तो कंसिडरेशन होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर ये मेरे और इसके दरमियान क्या था? कॉन्ट्रैक्ट। मैं कहता हूं जैद अच्छा आप जो है ना मार्कर ले लो मुझसे, लेकिन थोड़ा सा डांस करके दिखा। लोग कहते हैं ठीक है, अब्दुर्रहमान के लिए ये कंसिडरेशन है, ठीक है ओके, उसको ये एक्सेप्ट। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या है? क्या वर्ड यूज किया है? समथिंग। समथिंग का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ। ये लिखा है कि एडिकेट मार्केट प्राइस, मार्केट के मुताबिक नहीं। क्या होना चाहिए? समथिंग। वो समथिंग क्या होना चाहिए? पढ़ेंगे। क्या होना चाहिए? लॉफुल।
अब ये भी है कि जैद को मैं कहूं कि मारकर मुझसे ले लो, लेकिन आपने एहसन की बाहर जाके ना पिटाई करनी। लो कहता है ये भी कंसिडरेशन है, लेकिन कंसिडरेशन अब क्या हुआ? अल्लाह। इंशाल्लाह डिटेल में, ठीक है। सर्विस तो मैं तो कह रहा हूं ना, कंसिडरेशन में भी मस्ट बी समथिंग, समथिंग में साथ कुछ भी आ जाता। समथिंग का मतलब क्या है? पैसे नहीं है, गुड्स नहीं है, सर्विसेज नहीं है, सिर्फ समथिंग में सारी चीजें आ जाती। हाँ भाई ठीक है ना। इंशाल्लाह डिटेल में मेकअप इसकी ठीक ठाक कब करेंगे? जब इसका ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इसको समझ लें। 2-3 लेक्चर्स है इस पे, तो आपने परेशान, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे हमारे तकरीबन 3 से 4 लेक्चर्स है, इसी तरह कंसिडरेशन के ऊपर 3 से 4 लेक्चर्स है आपको डिटेल में। अभी मैं सिर्फ जी नंबर 4 कह रहे जनाब फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। ये तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये जो एसेंशियल्स है ना, जो बेसिक्स में पढ़ा रहा हूं, ये हम चैप्टर नंबर 9 तक सारी चीजें पढ़ेंगे बड़े डिटेल, ठीक है। अगला क्या है? कहता है जनाब क्या होना चाहिए? फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। यहां पे क्या लिखा था? क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट होना चाहिए ना एग्रीमेंट के लिए। कहता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए? हाँ, नंबर फर्स्ट 2 चीजें चाहिए, एक कॉन्सेंट होना चाहिए और दूसरा कॉन्सेंट फ्री होना चाहिए। मैं जैद को कहता हूं जैद ये मार्कर ले लो, पकड़ लो, या मैं कहता हूं जैद ये मोबाइल दो, ठीक है। मैंने मोबाइल ले लिया और मैंने 10,000 रुपए दे दिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? ऑफर है ना, मैंने कहा मोबाइल दो 10,000 रुपए, उसने कहा ठीक है दे दे। ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, पहला एसेंशियल एलिमेंट हो गया ना। बिजनेस इन्वॉल्व है, हाँ, कंसिडरेशन है, कुछ आ रहा है मेरे पास से और कुछ जा रहा है, दोनों के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि मेरे लिए, उसके लिए भी होना चाहिए। हो गया। क्या कॉन्सेंट फ्री है? कैसे? क्यों? 60,000 का मोबाइल 10,000 नहीं, तो ये तो कंसिडरेशन है। मैंने कहा कंसिडरेशन में मस्ट बी समथिंग। जब वो राजी, जब मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? ये लॉ में ये सच में है ये वाला कहावत। जब मैं और वो राजी, तो इसमें ये नहीं है लाख रुपए की चीज है, वो मुझे अपनी मर्जी से 10 का दे रहा है, लॉ कहता है ठीक है। समझ में आ रही बात भाई? वो दे रहा है ना, तो इसमें लॉ कभी कोई बात उठाएगा ही नहीं। लेकिन आप लोगों को कैसे पता कि कॉन्सेंट फ्री है? फॉर एग्जांपल मैंने जैद को बाहर धमकाया था कि मैं आज पिस्टल लेके आया हूं, मोबाइल देना 10,000 की, वरना फिर जो है ना पिस्टल बेशक वो उसकी हो, प्लास्टिक की हो, लेकिन जैद तो डर गया ना। अब उसने देखे कॉन्सेंट है, मैं क्या मांग रहा हूं? मोबाइल। देना क्या चाहता हूं? 10। जैद क्या चाहता है? मोबाइल देना चाहता है, हाँ देना चाहता है, दे दिया है ना, और 10,000 ले लिए। एग्रीमेंट है, कॉन्सेंट है, राजी है। लेकिन क्या ये जो राजी है, कॉन्सेंट शो कर रहा है, ये अपनी मर्जी से शो कर रहा है कि राजी करवाया गया? ला कहता है कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ रजामंदी से काम नहीं चले। रजामंदी कौन सी वाली? अपनी मर्जी वाली। कौन सी वाली? अगर अपनी मर्जी ना हो तो हम कहेंगे कॉन्सेंट इज नॉट फ्री। मैं अभी बाहर मैंने डराया धमकाया, इधर मैं कहता हूं 50 लोगों के सामने, ये देखो वो तो खुद से दे रहा, वो तो दे रहे, राजी तो है, लेकिन क्या ये रजामंदी अपनी मर्जी की है? लॉ कहता है नहीं। हाँ जी, लॉ साथ पूछ रहा है लॉ को कैसे पता चलेगा? बच्चे आपको कभी भी ऐसा टेस्ट नहीं लेंगे कि आपको वो केस बता देंगे कि अब्दुर्रहमान और जैद ने मोबाइल परचेज किया, पैसे दिए, बताइए कॉन्सेंट फ्री है कि नहीं। वो लाजमी ये बात बताएगा साथ के इसने बाहर पिस्टल दिखाई थी, धमकाया था। भाई पेपर हो रहा है लॉ में। लॉ आपको तब समझ आएगी ना जब हम सच्चे पाकिस्तानी बनेंगे। हमारे ज़हन से ये बात निकल जाएगी कि मैं प्रूफ कैसे करूँगा। प्रूफ हमारा बच्चों काम नहीं है, ये याद रखें। प्रूफ हमने साथ नहीं करना, हमने सिर्फ समझना है। और समझना कैसे? उसने लिखा हुआ है, आपको केस बताएगा, जनाब जैद, अब्दुर्रहमान ने जैद से मोबाइल परचेज किया, मोबाइल था 50,000 का, अब्दुर्रहमान ने कितने का परचेज किया? 10,000 का। जैद ने अपनी मर्जी से दिया। देयर विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आप लिख ले जनाब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, आपने मुझे ऐसे सिखाया।
हाँ, साथ में ये लिखा उसने जैद को बाहर डराया धमकाया था, तो आप कहें जनाब ये वैलिड नहीं है। वजह क्योंकि कॉन्सेंट फ्री नहीं, ये लाजमी बताएगा हाँ साथ कि उसने बाहर डराया धमकाया था। अच्छा, कोर्ट में कैसे साबित करेगा? ये लॉ है ही नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। कोर्ट में जैद कैसे साबित करेगा कि अब्दुर्रहमान ने मुझे डराया धमकाया, मुझे किसी ने देखा नहीं? ये लॉ नहीं है, कोर्ट में साबित करना ये कानून नहीं है, ये वकील के अपने पर्सनल स्किल्स है। मेरी बात समझ में आ रही है? हमने लॉ समझना है, अगर ये है तो क्या होगा, ये है तो क्या होगा, इस तरह सीधी बात करें। ठीक हो गया? इस पे हमारे तकरीबन 5 to 6 लेक्चर्स है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टेक्निकल हमारा एसेंशियल एलिमेंट है। इंशाल्लाह चैप्टर आई थिंक 4 है नोट्स में। ठीक है, तो इस पे भी बात करेंगे डिटेल में। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया कि कॉन्सेंट क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। अगला क्या है? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। जी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज भी हमारे एक मैक्सिमम 2 लेक्चर्स है इसके ऊपर भी। ठीक है, कह रहा है कैपेसिटी का मतलब क्या है कि पार्टीज क्या होने चाहिए? हाँ, कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट मतलब लॉ ने हमें डिफाइन किया है कौन सा बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, कौन सा बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। डिटेल में इंशाल्लाह 1 से 2 लेक्चर है, ये आसान सा है। ठीक है, नंबर 5 लॉफुल ऑब्जेक्ट। जी, ऑब्जेक्ट का यहां पे मतलब है पर्पस। करे 2 लोग जो आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बेशक उसमें बिजनेस भी इन्वॉल्व है, सारी चीजें, उस ट्रांजैक्शन का पर्पस क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ट्रांजैक्शन का पर्पस क्या होना चाहिए? लॉफुल। कैसे? मैं एहसन को कहता हूं, एहसन आओ दोनों मिलते हैं, ठीक है, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, आपने मेरे साथ एक काम करना है। कहता है क्या? मैंने कहा मेरे साथ मिलके मैंने बैंक पे डाका डालना है। ठीक है, आप अपने 10 लाख ले लो, बैंक से मुझे लाख मिले, 50 लाख मिले, करोड़ मिले, वो मेरा। ठीक है, अब देखे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, मैं पैसे दे रहा हूं, वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्या जो इस एग्रीमेंट का मकसद है वो लॉफुल है? लॉ कहता है इल्लीगल है। लॉफुल कहता है जनाब 2 या 2 से ज्यादा लोग जब एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का इरादा रखें तो उसका जो पर्पस है उस ट्रांजैक्शन का वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे 1 से 2 लेक्चर, इस पे भी है पूरी लिस्ट है कि जनाब कौन कौन से ऑब्जेक्ट लॉफुल होंगे और कौन कौन से अनलॉफुल होंगे। जी, नंबर 6 ये 6 है, ये 7 नॉट डिक्लेयर्ड इज वाइड। कुछ लॉ ने स्पेसिफिकली क्या डिक्लेयर किए हैं भाई? क्या डिक्लेयर किए? वाइड। वाइड का मतलब क्या है? नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वाइड का मतलब क्या है? नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, स्पेसिफिकली बताया हुआ है। ये भी लिस्ट है, इंशाल्लाह आगे जाके हमारा इसके ऊपर भी एक कंप्लीट टॉपिक है। 1 लेक्चर में मेरे ख्याल में ये हो जाएगा। जी, अगला सर्टेनिटी। कह रहा है जनाब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए? सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या है? हाँ, क्लियर होने चाहिए। क्या चीज भाई? कॉन्ट्रैक्ट के क्या चीज? टर्म्स एंड कंडीशंस। समझ में आ रही बात? मैं वही वाली बात, वो कॉन्सेंट वाली, ठीक है, कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइस हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया, पार्टीज हो गए, टाइम हो गया, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? सर्टन, मस्ट बी क्लियर, नॉट कंफ्यूजिंग, नॉट वेग्यू। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दूसरी पार्टी कंफ्यूज हो जाए कि यार ये जो गाड़ी मुझे सेल कर रहा है ये कौन से वाले करेगा, व्हाइट वाला करेगा या ब्लैक वाला करेगा, 10 लाख की करेगा या 11 लाख की करेगा, आज करेगा या महीने बाद करेगा। लॉ कहता है अगर इस तरह की चीजें हो किसी भी ट्रांजैक्शन में तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होने चाहिए? मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। ओके जी, लीगल फॉर्मेलिटीज। हाँ, कुछ जगहों पे लॉ ने जो है लीगल फॉर्मेलिटीज रखी है कि ये पूरी करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल
कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ ने कहा है कि ये किस में होने चाहिए, इन राइटिंग। अगर वर्बल करेंगे तो वैलिड नहीं हो। जैसे सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये आप वर्बली, इसके लिए इन राइटिंग का होना जरूरी। क्यों? ट्रांसफर होता है ना, इंतकाल, नाम सुना है, ऑनरशिप ट्रांसफर होती है ना, वो राइटिंग के बगैर हो ही नहीं सकती भाई, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसके लिए लॉ ने क्या कंपलसरी किया है, इन राइटिंग। आपके भी एक दो जगहों पे आएगा कि ये इन राइटिंग होना चाहिए, कंसिडरेशन के चैप्टर में आएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस में हो, इन राइटिंग हो तो वैलिड होगा, इन राइटिंग ना हो तो वैलिड नहीं होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस करे जनाब, ऐसे पर्पस के लिए, ये पर्पस में ही आता है, ऐसे पर्पस के लिए काम करना है जो कि क्या हो, पॉसिबल हो टू परफॉर्म। जैसे अब मैं कहूं एसन को कि मुझसे 5,000 रुपये ले ले और 100 किलोमीटर के हिसाब से दौड़ लगाए, क्या इंसान लगा सकता है? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। लोग कहता है दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं 5,000 ले ले और वो एग्री भी हो जाए कि हाँ दे दे, हाँ, वो इस तरह के वादे करना, मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, ये तो हम बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, इस तरह की चीजें कहते हैं ये वादे ना करो, दिस इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। कॉन्ट्रैक्ट वो होंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, लॉफुली पॉसिबल हो। यहां पे लिखे दोनों, ये भी टॉपिक है हमारा, इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। प्रैक्टिकली भी पॉसिबल हो, हाँ, और दूसरा लॉफुली भी पॉसिबल हो। अब स्मगलिंग पे जो है ना, लॉ ने बैन लगाया हुआ है कि चर्च ना आप सेल कर सकते हो ना परचेज, इसके लिए आप करोगे तो ये एग्रीमेंट क्या होगा, वाइड, क्योंकि लॉ ने क्या किया हुआ है, बैन लगा। जैसे शराब है, प्राइवेटली आप ना सेल कर सकते हो ना परचेज जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है। अगर लाइसेंस के बगैर आप सेल या परचेज करोगे तो क्या कंसिडर होगा, समझ में आ रही बात। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस स्टार्ट से भी और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद भी अक्सर ये मसले मसाइल आते हैं। जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस टाइम वैलिड था, आपने किसी से आटा परचेज किया, 1 ट्रक वीट, और उसने कहा जनाब मैं आपको 1 ट्रक वीट जो है ना आटा 10 दिन बाद सप्लाई करूंगा, और 3 दिन बाद गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि प्राइवेट बिजनेस आप वीट कोई नहीं कर सकता पाकिस्तान में। तो ये एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ये क्या था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इम्पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटी स्टार्ट में भी हो सकती है और सब्सीक्वेंट भी हो सकती है, इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस सिर्फ आपने एसेंशियल्स नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो है ये हमने डिटेल करने हैं। कल इंशाल्लाह हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट रह गया, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट अपना, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच।